गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? अब तो आई नहीं होगी कम से कम। हाँ भाई मैडम, चौक नहीं है यहाँ। चौक हाँ भाई, देखना। चले लास्ट यूनिट की ओर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। इसमें हमें पढ़ने हैं सेल्स। हमें इसके अंदर पढ़ने हैं सेल्स। ये वाला सेल नहीं, ये तो कोशिका है भाई। ये वाले सेल पढ़ने हैं भाई, ठीक है। सेल्स वही सेल है, वही सेल है, वही सेल है। अच्छा, मैं इस बारे में हल्का सा, शायद आपको, मुझे जहां तक ध्यान है, हल्की सी मैंने चर्चा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में की हुई थी। कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो भाई, दो तरीके की सेल है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दे, रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दे, रासायनिक ऊर्जा में। आपने देखा होगा काफी सारी जगह पे, जैसे आपने क्या किया हुआ है, ये नॉर्मल फोन आप चार्जिंग में लगाते हो ना, लगाते हो ना फोन चार्जिंग में, और फोन चार्ज होने के बाद चलने लगता है अपने आप ही, ऑटोमेटिक सी बात है। जैसे ही आपने स्विच में चलाया, तो स्विच से आई विद्युत ऊर्जा। क्या आई? स्विच से आई विद्युत ऊर्जा, और आप अपने काम कर पा रहे हो, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया है ना। कहने का मतलब मेरा क्या है कि एक तो होता है कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, और दूसरा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। मैंने क्या बोला आपको? एक तो ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, और एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। देखो भाई, ये जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ये वाले सेल कहलाते हैं आपके, कौन से सेल? ये वाले सेल कहलाते हैं आपके विद्युत अपघटनी सेल। और ये क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, ये विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। कौन से सेल कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। इन्हें, इसमें वही आते हैं, इनको गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं। इनको विद्युत अपघटनी, सॉरी, गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं इन्हें। डेनियल सेल इनके एग्जांपल्स हैं, डेनियल सेल, डेनियल सेल इसके एग्जांपल हैं। तो हमें इससे तो फिर क्या मतलब है, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं, ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं। और ये वाले जो है ना, अब ये सेकंड ईयर में पढ़ोगे, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, यानी कि कौन? डेनियल सेल। कौन? डेनियल सेल। चलो बात करेंगे डेनियल सेल क्या होता है, अगला टॉपिक जो मेरा है। देखो, आपके नोट्स के अंदर आगे पीछे कहीं ना कहीं टॉपिक हो ही रहा होगा, है ना? ऐसे में समझना कि मैं ये क्योंकि मैं हर साल कोई ना कोई करेक्शन करती हूँ नोट्स में, तो कोई बात नहीं, इस बार मैं डेनियल सेल को पहले करा देती हूँ। देखो भाई,
डेनियल सेल की स्ट्रक्चर देखना, यहाँ तो स्ट्रक्चर ही बनानी सीखनी है, ये यूनिट का मतलब ही स्ट्रक्चर से है। इसलिए मैं पहले भी कह रही थी कि ये थोड़ी सी रटने वाली यूनिट है, बाकी समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो भाई, ये जो है ये जिंक इलेक्ट्रोड है, या फिर मैं ये कहूँ ये जिंक की छड़ है। क्या है? जिंक की छड़ है, जो कि ZnSO4 यानी कि अपने ही लवण के आयनों में घुली हुई है, यानी कि इसमें कौन सा ZnSO4 विलयन है। ये वाली जो छड़ है बच्चों, ये कॉपर छड़, और ये अपने ही आयनों, कहने का मतलब कौन से में, कॉपर सल्फेट के विलयन में घुली हुई है। ठीक है, इनको एक अलग अलग इस पात्र की सहायता से रखा गया है, इसलिए इस पात्र को बच्चों कहा जाता है सरंध्र पात्र। इसे क्या कहते हैं? सरंध्र पात्र। ध्यान से मेरी बात समझ लेना। एक तो ये वाली स्ट्रक्चर आपके समझ आ रही है ना, जब तक मैंने इसमें बाह्य परपथ से जोड़ा नहीं है, इसे क्या नहीं किया है, बाह्य परपथ से जोड़ा नहीं है। ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है, ZnSO4 के विलयन में घुली हुई है। ये जो है आपकी कॉपर रॉड है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन में घुली हुई है। मैंने क्या किया है, अब देखना, इन दोनों छड़ों को आपस में वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ दिया है भाई। ठीक है, एक तो तरीका ये है, यहां से इलेक्ट्रॉन देखो बाहर निकलेंगे और कहा, यहां से अंदर प्रवेश करेंगे। मेरी बात समझने की आप बहुत अच्छे से कोशिश करना। ये एक डेनियल सेल मैंने बनाया है बच्चों, जिसमें कॉपर रॉड है और एक जिंक की रॉड है। आपको पता होना चाहिए, जिंक और कॉपर, अभी जब हम इनऑर्गेनिक की साइड चलेंगे तो वहां हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से पढ़ते हैं, तो यहाँ ज्यादा चर्चा मैं करूंगी नहीं। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है भाई। मुझे आप में से कोई बता सकता है किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन? देखो भाई, एक कंप्लीट सेल वही सेल होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ में संपन्न हो रही हो, यानी कि जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही होती हैं तो हम ऐसे सेल, ऐसे विभव को या ऐसे सेल को रेडॉक्स सेल कहते हैं। कौन से सेल कहते हैं? रेडॉक्स सेल। तो देखो भाई, मुझे इन दोनों में से बता सकते हो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है? जिंक का अपचयन। गलत बोल रहे हो भाई, ऐसे नहीं होता है, आप हवा हवा में बात करते हो। अच्छा इस, हाँ, मैंने बोला ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण, अरे नाम देखो, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण, ऐसे कभी जिंदगी में पहचानना हो ना, तो यहां से ना समझ में आ रहा हो तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हम इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं। मैंने तो मेरी जिंदगी में एक ही चीज याद रख रखी है, जब कभी भी देखो यहाँ पे ये हो रहा है अपचयन, देखो भाई ध्यान से समझना, ये जिंदगी भर याद रहेगा। जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से समझ लेना मेरी को। बीच में एक वर्ड आ रहा है पचना, और पचने का मतलब होता है खाना खाना, होता है ना, यानी कि खा जाना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ऐड का मतलब इस कॉपर ने खा लिए हैं। अगर कॉपर ने खा लिए हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल रहा है? कॉपर में बदल रहा है। या फिर हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जिंक जो है
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यहाँ कितनी हो रही है +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी है +2, यहाँ कितनी हो रही है 0। जब भी कभी ऑक्सीकरण अंक के मान में वृद्धि होती है वहां हो रहा होता है ऑक्सीकरण, और जब भी कभी ऑक्सीकरण अंक के मान में हो रही हो कमी तब हो रहा होता है अपचयन। अब एक को पकड़ो ना कि एक का हो रहा है ऑक्सीकरण, एक का हो रहा है अपचयन, एक को पकड़ लो, उसके अपोजिट दूसरा होना है। यहाँ अगर मुझे एक पता चल जाए कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे का तो अपचयन होना ही होना है। तो ध्यान रखना जिंक का कॉपर के साथ हमेशा ही ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब देखो भाई जिंक क्या कर रहा है, देखना भाई जिंक क्या कर रहा है। जिंक तो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। देखो भाई यहां से जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, देख लो इस इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे बच्चों, यानी कि कहने का मतलब क्या है बाह्य परिपथ में प्रवेश कर रहे हैं। बाह्य परिपथ का मतलब क्या है, ये देखो ये तो अंदर का परिपथ है, और ये जब मैंने इसे वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है इसका मतलब ये बाह्य परिपथ है। इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश कर रहे हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं। होता क्या है जिंक अपने इलेक्ट्रॉन निकालता चला जाता है। देखो भाई धातुओं की प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक मेटल की बड़ी शानदार प्रवृत्ति है। ये क्या करती है जब भी अपने ही जैसे विलयनों में घुलती है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की प्रवृत्ति धातुओं की बड़ी फेमस है भाई। अब देखो कॉपर तो करेगा ग्रहण और जिंक बाहर निकालेगा। कारण समझ लो, ये मत कहना कि मैडम कॉपर भी तो धातु है इसे भी तो इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए। तो मैंने कब कहा कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालती, ये भी निकालती है पर इसकी अपेक्षा कम निकालती है। मैं कंपैरिजन कर रही हूँ जिंक और कॉपर के बीच में, दोनों ही धातुएं हैं। अगर दोनों ही मेटल्स हैं बच्चों तो इतना ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकालेगी इसका मतलब क्या है जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन खाए जाते हैं यानी कि ग्रहण किए जाते हैं। अब क्या किया मैंने, अब मैंने इसे वोल्ट मीटर से जैसे ही जोड़ा यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना प्रारंभ हो गए और इसको वोल्ट मीटर के साथ जोड़ने पर कॉपर क्या करेगी, कॉपर तो भाई ऐसे है, कॉपर बेचारी ऐसे पड़ी हुई है और जिंक बेचारी ऐसे पड़ी हुई है। जिंक जाना चाह रही है ऐसी स्टेट में क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन की प्रवृत्ति है, और कॉपर बेचारी जाना चाह रही है इस स्टेट में। चाहती ये है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी यही ज्यादा है। अब क्या होगा जैसे कॉपर जो है कॉपर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे और जिंक से बाहर निकाले जाएंगे, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब जिंक रॉड, देखो भाई ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है इसका मतलब क्या है धातु नष्ट होती चली जा रही है। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले धातु और छोटी, 2 और इलेक्ट्रॉन निकले धातु और छोटी। कहने का मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे जब तक कि जिंक पूरी तरीके से क्या ना हो जाए, जिंक रॉड पूरी तरीके से अपने विलयन में घुल ना जाए, और कॉपर तब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहेगा जब तक कि इसके आयन समाप्त ना हो जाएं। क्या बोला मैंने, जिंक जो है वो तब तक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती रहेगी जब तक कि जिंक रॉड पूरी तरीके से घुल ना जाए, और कॉपर तब तक ग्रहण करती रहेगी जब तक कि कॉपर के सारे आयन समाप्त ना हो जाए। ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। देखना एक चीज, जहां से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करते हैं वो एनोड की तरह कार्य करता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करते हैं वहां वो कैथोड की तरह कार्य करता है। जिंदगी भर याद रखना एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा
और कैथोड पर हमेशा बच्चों अपचयन होगा। समझे या नहीं समझे? ये थी डेनियल सेल और डेनियल सेल की क्रियाविधि। होता क्या है देखो, रिएक्शन देखते हैं भाई, देखना मेरे प्यारे बच्चों। रिएक्शन, जिंक क्या करेगी? जिंक, चलो भाई ऐसे लिख लेते हैं, जिंक क्या करेगी? एनोड पर कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर पर कैसी अभिक्रिया संपन्न होगी? ऐसी। अब आपके दिमाग में कोई पूछे कि बता भाई इसमें से ऑक्सीडेशन कौन सी और रिडक्शन कौन सी है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि मैडम जहां इलेक्ट्रॉन खाए जा रहे हैं वो अपचयन होगा, और इसके विपरीत आपने जो भी लिख दिया है वो ऑक्सीडेशन है। ऑब्वियस सी बात है। तो देखना भाई दोनों मिलकर कैसे क्रिया करते हैं। ये जिंक जो है, जिंक ही रह जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ दो इन्हें, कॉपर +2, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के सामने में स्थापित रहती हैं, तो यहाँ से आएंगे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, जिंक प्लस कॉपर +2, जिंक +2 प्लस कॉपर। यानी कि डेनियल सेल की रिएक्शन यानी कि क्रियाविधि कुछ इस प्रकार चलेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक जिंक की छड़ जो है वो पूरी तरीके से अपने विलयन में घुल ना जाए। और कॉपर की अभिक्रिया तब तक, कॉपर जब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहेगा जब तक कि कॉपर के सारे आयंस क्या ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। क्या ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। ये है आपका डेनियल सेल, यानी कि जो डेनियल सेल होता है उसे कहते हैं डेनियल सेल। अब देखो भाई, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो भाई, मैं एक चीज जो आपको समझा रही हूँ उसको ध्यान समझना। मैंने आपको बोला था ना इसको ध्यान रखना। देखो भाई, ये वोल्ट मीटर है ना, मैंने वोल्ट मीटर से इसे जोड़ा नहीं है, यानी कि मैंने इसका बाह्य परिपथ पूरा नहीं किया है। अब क्या आप सोच सकते हो कि क्या कोई मेरे कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ विभवांतर मापना है मुझे, यानी कि दोनों के विभव का अंतर। देखो भाई बताना मुझे, अगर सेल का इस विभवांतर ज्ञात करना है तो आप ये मत सोचना कि मैडम जब तक वोल्ट मीटर नहीं जुड़ेगा विभवांतर कैसे आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि जिंक जो है वो इसमें घुलती रहेगी ना। यानी कि यहाँ से बाह्य परिपथ, यानी कि यहाँ से भले बाह्य परिपथ कंप्लीट ना किया जाए लेकिन फिर भी विभव प्राप्त हो रहा है। वैसे ही इस जगह पर भी अभिक्रिया कॉपर जो है, कॉपर +2 आयन के रूप में विभक्त होती रहेगी, क्योंकि अभी जब तक जोड़ेंगे नहीं बच्चों इनको, तब तक ना तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ एंट्री कर पाएंगे, ना इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर यहाँ प्रवेश कर पाएंगे। ध्यान से समझना मेरी बात। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर विभवांतर खुले परिपथ में मापा जाए, खुले परिपथ में मापा जाए, ध्यान से समझना। कहने का मतलब इन्हें जब तक वोल्ट मीटर से जोड़ा नहीं है, अगर विभवांतर खुले परिपथ पे मापा जाए तो इस प्रकार का विभवांतर बच्चों विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल देखो कितना होता है, 298 केल्विन पर, 298 केल्विन ताप पर कितना होता है भाई, 1.0988 वोल्ट। ये तो था आपका डेनियल सेल। एक बार फिर से वापस देखना, जिंक की छड़ को जेड, पहले मैं तो इसकी संरचना बता रही हूँ, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखो, जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में घोला जाता है। जिंक से इन दोनों सेल्स को, जो इन दोनों रॉड हैं, इनको वोल्ट मीटर की सहायता से बाह्य परिपथ बनाएंगे। होगा क्या, जिंक से जो है धातुओं की प्रवृत्ति होती है अपने ही विलयन में धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की। जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और कॉपर क्या करेगा, ग्रहण करेगा।
और कॉपर ग्रहण करेगा, और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि जिंक जो है, जिंक की रॉड जो है वो पूरी तरीके से घुल ना जाए, और कॉपर की छड़ जो है वो पूरी तरीके से क्या ना हो जाए बच्चों, कॉपर की छड़ जो है, कॉपर के आयन जब तक पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। होगा क्या, होगा ये कि हम ऑटोमेटिकली सी बात है, हम ये बात करते हैं कि क्या करते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में प्रवेश करेंगे, ध्यान रखना बाह्य परिपथ मैंने हटा दिया है तब मैंने विद्युत भाग बल मापा है, विभवांतर मापा है। बाह्य परिपथ में प्रवेश करेंगे तो वो एनोड की तरह, और जहां अंदर प्रवेश करेंगे, सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, वो क्या कहलाता है, कैथोड की तरह कार्य करता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड पर मैंने दिखाया है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे मैंने दिखाया है रिडक्शन। दोनों रिएक्शंस को जोड़ा तो डेनियल सेल की सेल रिएक्शन क्या आती है, ये वाली आती है। समझ गए? और ये क्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी। अगर मैं इसको बाह्य परिपथ को बंद कर दूं और केवल खुले परिपथ में इसे मापा जाए विभवांतर को, तो ऐसा विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। 298 केल्विन टेम्परेचर पर इस डेनियल सेल का 298 केल्विन टेम्परेचर पर डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 1.0988 वोल्ट होता है। ये था आपका डेनियल सेल। आया समझ में या नहीं, आया या नहीं बताओ, हाँ या ना, आगे चलें, हाँ या ना में जवाब दो भाई। बस बहुत ही सिंपल है, डायग्राम देखेंगे बस। यहाँ तो डायग्राम से मतलब रहेगा, ऐसे हो ना कि कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो रट लेना भाई, क्योंकि थ्योरेटिकल यूनिट है और खतरनाक वाली थ्योरेटिकल यूनिट है ये मान लो। इनऑर्गेनिक आपकी लॉजिकल मिलेगी आपको, आपको पता है इनऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी, हर हर टॉपिक के अंदर लॉजिक घुसा हुआ है। इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी है। तो देखिए आगे, आगे हम बात करेंगे आपसे संकेत पद्धतियां एवं चिन्ह परिपाटियां। संकेत पद्धतियां एवं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये आपको आना चाहिए कि हम किसी सेल को संकेत, और हर सेल का चित्र बना के थोड़ी ना प्रदर्शित किया जाएगा। अगर कोई सेल इतना टिपिकल आ जाए कि जिसका चित्र ना बनाया जा सके, तो ऐसे सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ संकेत पद्धतियां और चिन्ह परिपाटियां होती हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। इसमें से पहली देखो क्या है, देखना भाई, ध्यान से समझना। अभी मैं एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से बात करूंगी इसके बारे में, एक एक स्टेप्स को समझने के लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, डेनियल सेल पढ़ा था ना। देखो भाई बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन है ना, ये कॉपर रॉड है ना, ये बेबी क्या बच्चों क्या है, जिंक रॉड है, और ये क्या है, इसमें ZnSO4 का विलयन है। वैसे ZnSO4 अरे अच्छी यूनिट है, चिंता मत करो, बहुत मजा आएगा। बस थोड़ा सा दिमाग, मतलब दिमाग क्या मतलब, थोड़ा सा खुद को ब्राइट करो कि भाई हर चीज कोई ऐसा तो होता नहीं है कि हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। कहने का मतलब क्या है कि रटने वाली यूनिट है, इसलिए कह रही थी मैं कि अभी तो ये ऐसी लगेगी ठीक है हम कर लेंगे, पर जब थ्योरी लिखनी होती है ना दिक्कत सी आती है थोड़ी सी। देखो एक बात, मेरी बात ध्यान से समझना, ये रॉड है ना, ये रॉड अपने विलयन में घुली हुई है। कहने का मतलब क्या है, ये जो जिंक रॉड है, यहाँ पे आपके कौन कौन से आयन होंगे, Zn+2 और SO4-2 होंगे ना, तभी तो जिंक ZnSO4 बनता है। यानी कि जिंक जो है वो जिंक+2 आयनों के संपर्क में है, जिंक जो है वो जिंक+2 आयनों के संपर्क में है। सेम यहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर+2 आयनों के संपर्क में है। मैंने अभी इसको विभव यानी कि वोल्ट मीटर से जोड़ा नहीं है, मैंने बोला कि अगर वोल्ट मीटर से जोड़ा नहीं है तब भी विभवांतर विद्यमान रहता है। तो किसी सेल के अंदर मेरी पहला नियम है,
अगर किसी सेल के अंदर, इसको कहते हैं अंतरापृष्ठ, यानी कि इसका अपना अलग से अंतरापृष्ठ है और इसका अपना अलग से अंतरापृष्ठ है। तो मैंने क्या बोला, अंतरापृष्ठ वह अंतरापृष्ठ जिसमें कोई धातु अपने ही आयनों के विलयन में घुली हुई है। तो ऐसे आयन को या ऐसी धातु को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि ऐसे सेल को प्रदर्शित करने के लिए हम एक खड़ी रेखा का उपयोग करते हैं। समझे या नहीं? ऐसे लिखना, हाँ या ना, बताओ भाई। कहने का मतलब क्या है, जब भी ऐसी खड़ी रेखा मिल जाए तो तुरंत समझ जाना कि ये रॉड है, ये अपने विलयनों में घुली हुई है, ये रॉड है, ये अपने विलयनों में घुली हुई है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अंतरापृष्ठ जहां विभवांतर विद्यमान रहता है, अंतरापृष्ठ जहां विभवांतर विद्यमान रहता है, वो एक खड़ी रेखा द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अभी डेनियल सेल में आप देख चुके हो, जो जिंक रॉड है वो ZnSO4 और कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट के लिए, समझ गए। और ऐसे समय में दोनों विभवांतर का अंतर विद्युत भागबल कहलाता है। अभी मैंने बात कही थी, सेल का विद्युत भागबल क्या होगा जब इन्हें बाह्य परिपथ से जोड़ा नहीं है। समझे या नहीं समझे, बताओ। ठीक है, अब देखना दूसरा। फर्स्ट समझ गए, इसको बने रहने दो। देखो भाई, ये अब इससे बात नहीं कर रही हूँ, कोई और टाइप के सेल्स और होते हैं। जैसे मानो ऐसे दो सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, ऐसे दो सॉल्यूशन है, जैसे मानो यहाँ AgNO3 का A1 सॉल्यूशन का एक कोई रखा हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, A1 है। इसमें भी सेम सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बच्चों चेंज कर दी है मैंने, A2। अगर ऐसे समय में, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऐसे विलयन जिनकी सांद्रताएं अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, यानी कि भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को बच्चों प्रदर्शित करने के लिए भी एक खड़ी रेखा लगाते हैं। समझ गए। अगर दो ऐसे विलयन जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो लेकिन विलयन होंगे एक जैसे ही, तो ऐसे विलयनों को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों एक खड़ी रेखा प्रदर्शित की जाती है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों की कंसंट्रेशन जरूर लिखी जाएगी। ठीक है, आया समझ में? आया या नहीं आया? अब देखना तीसरा, देखो तीसरा। देखो ये वाला नियम है ना, ये तो ऐसा है, यहाँ पे AgNO3 की A1 सॉल्यूशन लिखी हुई है और यहीं पे AgNO3 का A2 विलयन। कहने का मतलब क्या है, ये सीधे संपर्क में रहेंगे एक दूसरे के साथ। कैसे रहेंगे, सीधे संपर्क में। जबकि अगर इन दोनों विलयनों को लवण सेतु या सरंध्र पात्र से विभक्त करके रखा जाए तो हमेशा डबल लाइन आती है, डबल खड़ी रेखा से प्रदर्शित करती है। ये वाला जो है ना, ये तो भिन्न भिन्न सांद्रता के सॉल्यूशन डायरेक्ट एक दूसरे के साथ संपर्क में होंगे। और ये वाला कब है, जब दोनों एक दूसरे के साथ सरंध्र पात्र या लवण सेतु के द्वारा विभक्त होंगे। तो ऐसे लवण सेतु या सरंध्र पात्र के द्वारा विभक्त होंगे बच्चों, तो उन्हें डबल लाइन से व्यक्त किया जाएगा, यानी कि दो खड़ी रेखाओं के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बताओ जरा, इसमें कैसे लिखूं, इसमें बताओ फटाफट, 2 मिनट के अंदर अंदर बताओ। ये डेनियल सेल है, इसमें कैसे लिखूं, एक बार रिजॉइन कर लो, एक बार रिजॉइन कर लो।